अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है नागफनी। नेक्स्ट एपिसोड। घर पहुंचा तो गजल की अम्मी से एक बिल्कुल ही नई कहानी सुनने को मिली। ईशा के वक्त हमारी गली से एक औरत शीरख्वार बच्चे को गोद में लिए हुए गुजर रही थी। गली के सिरे पर उस आमिल कामिल का मकान जो मुल्ला बलग्रामी के नाम से मशहूर है वाक़ था। कई साल कबल मुल्ला बलग्रामी और उसकी बीवी को कुछ डाकुओं ने कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद कुछ दिनों की तहकीक व तफ्तीश के सिलसिले में आमिल कामिल का मकान पुलिस की तहवील में रहा। बाद के वाक़यात कुछ यूं थे कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मकान का कब्ज़ा आमिल कामिल के किसी अजीज़ को दे दिया गया। लेकिन जब वो मकान में रहने की नीयत से आया तो जाने उसे क्या नज़र आया कि रातों रात वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर यके बाद दीगरे दो किराएदार आए और दोनों के ख़ानदानों ने मकान से बाहर गली में अपनी पहली रातें गुजारी और सुबह होते ही पड़ोसियों से ये कहकर कि मकान आसेबज़दा है 9-2-11 हो गए। उस वक्त से वो मकान खाली पड़ा हुआ है। गज़ल की अम्मी के कहने के मुताबिक जब वो औरत शीरख्वार बच्चे को गोद में लिए आमिल कामिल के मकान के सामने से गुजरी तो अचानक एक सरकटा इंसान मकान में से बाहर निकला और बच्चे को छीनकर दोबारा उसी मकान में घुस गया। औरत की चीखों पुकार पर सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। मकान की तलाशी ली गई, चप्पा चप्पा देख डाला गया, लेकिन न बच्चे का पता चला न मकान में कोई सरकटा नजर आया। बच्चे की तलाश जारी थी, लेकिन तलाश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। मकान के अलावा भी आस पड़ोस के गलियों, सड़कों और मकानों में ढूंढा जा रहा था। औरत ने जिस सरकटे को देखा था उसके बारे में फ़र्ज कर लिया गया कि उसका ताल्लुक बच्चों को अगवा करने वाले किसी गिरोह से था, जिसने डरावना भेस बदलकर औरत से उस बच्चे को झपट लिया। गज़ल की अम्मी खास तौर पर यह वाक़या सुनाने मेरे पास आई थीं और बहुत खौफजदा थीं। उन्होंने अपनी ज़ुबान से अपने खौफ का इजहार नहीं किया, लेकिन चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उनके जहन में राना की मौत से लेकर गज़ल के हाथ की महरूमी तक के वाक़यात गर्दिश कर रहे थे और वो ये सोचने में हक बजानिब थी कि बला से छुटकारा नसीब नहीं हुआ था, बल्कि अब दरवाजे तक पहुंच गई थी। मैं भाईजान के पास से काफ़ी परेशान होकर आया था। गज़ल की अम्मी ने जो दास्तान सुनाई उसने और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। कुछ दिनों गायब रहने के बाद एक बार फिर नागफनी अपनी तमाम तर तबाहकारियों के साथ हमलावर हो गई थी। एक तरफ उसने भाईजान के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ वो आमिल कामिल मुल्ला बलग्रामी के घर से बरामद होकर एक शीरख्वार बच्चे को उसकी माँ की गोद से छीन कर ले गई। मुझे मालूम था कि उस औरत को दोबारा अपने बच्चे को देखने और प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। फूल ने बताया था कि वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ इंसानी हाथों को खाती है और बाकी मांदा जिस्म को फ़िज़ा में बिखरे हुए उसके बेशुमार भाईबंद हड़प कर जाती हैं। और मैं ये भी जानता था कि तारा के रूप में भाईजान पर मुसल्लत होने वाली नागफनी उनसे किस किस्म का छोटा सा काम कराना चाहती थी। बमुश्किल करवटें बदल बदल कर नींद आई। आंख लगी ही थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने गज़ल खड़ी थी। तुम? मैंने हैरत से पूछा। उसका जिस्म लरज़ रहा था। वो खामोशी से मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ अपने दिल पर रख लिया। दीवार कूद कर आई हो? मैंने पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारे अब्बू अम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? गज़ल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ की उंगलियों को देखने लगी और तब ना उसने कुछ कहा और ना मैंने। अचानक एक तूफान आया जिसने हम दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। तूफान अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। मैंने गज़ल को मशवरा दिया कि वह अपने घर वापस चली जाए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, उसने इतनी संजीदगी से कहा कि मैं उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया। अब तो यहाँ से मेरा जनाजा ही बाहर जाएगा। मेरी सारी मिन्नतें और समाजतें बेसूद साबित हुईं। तुलुए आफताब तक हम दोनों के घरों में छोटा मोटा जलजला आ चुका था। अब्बा जी ने, गज़ल के अब्बू अम्मी ने और ख़ुद मैंने फ़र्दन फ़र्दन गज़ल को समझाया। फिर इज्तमाई तौर पर उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह भी घर जाने पर आमादा नहीं हुई। गुज़िश्ता शब के दूसरे पहर में उसने अपने घर में उस स्याफ़ाम गंजी औरत को देखा था जिसने साले समुंदर पर उसे हमेशा के लिए दाएं हाथ से महरूम कर दिया। उस औरत के पैरों में चंद माह का एक नीम मुर्दा बच्चा पड़ा था, जिसके हाथ को वो किसी कुतिया की तरह भंभोड़ भंभोड़ कर खा रही थी और गज़ल को ऐसी नज़रों से देख रही थी गोया उसे जता रही हो कि तुम बार बार मुझसे नहीं बच सकती, अब अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। अब्बू, उसने खान साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे बेहया और बेशरम कहें या आवारा और बदमाश, मुझे बंदूक की गोली मार दें या मेरे दिल में चाकू उतार दें, मैं उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी जहां इंतहाई भयानक रूप में मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। गज़ल ने यह वाक़या मुझे नहीं बताया था और मैं भी जज्बात से मगलूब होकर उसे पूछना भूल गया कि इतनी रात गई उसने इतना अहम कदम क्यों उठाया है।
मेरा ख्याल था कि मेरी मोहब्बत उसे मेरे पास खींच रही है। सब हैरान परेशान बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि गज़ल का फैसला सुनने के बाद क्या किया जाए। इसी दौरान सिस्टर कैथरीन माजरत चाहती हुई हमारे घर के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से वहशत टपक रही थी। उसने गज़ल की अम्मी के करीब जाकर कोई चीज़ ज़मीन पर डालते हुए कहा। गज़ल के कमरे के सामने पड़ा था। गज़ल की अम्मी के मुंह से भयानक चीख निकल गई और वो ज़मीन पर डाली गई चीज़ से कई कदम पीछे हट गईं। दूसरों ने भी देखा और मैंने भी देखा। सिस्टर ने गज़ल की अम्मी के सामने नन्हे से हाथ का खून आलूद पंजा डाला और इस तरह उसका एक एक हरफ सच्चा था। नदीम, अब्बा जी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, इस पंजे को उठाओ और घर के पिछले हिस्से में गड्ढा खोद कर दबा दो। मेरा वहां से हटने के लिए दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि हुक्म अदूली भी नहीं कर सकता था। मजबूरन पंजा उठाया और रकबी हिस्से में चला गया। तकरीबन 7-8 मिनट बाद गड्ढा खोदने और छोटी छोटी उंगलियों वाले नाजुक से पंजे को दबाकर वापस अपने कमरे में पहुंचा तो सिस्टर और गज़ल के अलावा सारे अफराद गायब थे। ये लोग कहाँ गए सिस्टर? मैंने पूछा। कैथरीन के चेहरे पर पहले जैसी वहशत नहीं थी। गज़ल का गुस्सा भी काफूर हो चुका था। इसके बरक्स उसके रुखसारों पर वही गहरी सुर्खी थी जो शिद्दत जज्बात के बायस फैल जाती थी और यूं महसूस होने लगता जैसे चंद ही लम्हों में रुखसारों से गरम गरम खून टपक पड़ेगा। बताओ गज़ल, कैथरीन ने शरीर लहजे में कहा। गज़ल बियर बूटी बन गई। नदीम, कैथरीन बोली, गज़ल की तरफ देखो और समझने की कोशिश करो कि सब लोग कहाँ जा सकती हैं। मैंने गज़ल की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक अजीब सी मलकूती मुस्कुराहट बिखरी हुई थी और आंखों के डोरे किसी शराबी की तरह गुलाबी हो रहे थे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे गज़ल की जिद के सामने किसी की एक नहीं चली। मैंने कहा, अब यह हमेशा मेरे ही पास रहेगी। जवाब दुरुस्त है, कैथरीन ने हंसकर कहा। बाकी तफसीलात मुझसे सुन लो। तुम्हारे अब्बा जी काजी जी को बुलाने गए हैं और गज़ल के अब्बू मिठाई खरीदने और गज़ल की अम्मी वो सामान लाने जो उन्होंने जहेज में देने के लिए इकट्ठा किया था। हकीकत यह है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने गज़ल का भागो बहार चेहरा देखकर यूं ही तुक्का सा लगा दिया था। असल बात कैथरीन की वजाहत के बाद समझ में आई। दोनों घरों के तीनों बड़ों ने अचानक फैसला कर लिया था कि जो काम कल करना है वो आज ही कर लिया जाए, क्योंकि गज़ल वापस घर जाने के लिए तैयार नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ उसी वक्त क़याम कर सकती थी जबकि मुझे और उसे शादी के बंधन में बांध दिया जाए। अलबत्ता उन हयात अफजा लम्हात में कुछ यूं महसूस हुआ जैसे कोई ड्रामा स्टेज किया जा रहा हो और उसे कैथरीन और गज़ल ने खूब सोच समझकर तरतीब दिया हो। शीरख्वार बच्चे की माँ को गोद से छीनने में या उस बच्चे के हाथ का पंजा गज़ल के कमरे के सामने मिलने में, अगरचे उन दोनों का कोई हाथ नहीं हो सकता था, ताहम उन वाक़यात ने सोने पर सुहागे का काम अंजाम दिया जिनके बायस ड्रामे को इख्तिताम तक पहुंचाने में आसानी हो गई। गज़ल बहुत सीधी और मासूम सी लड़की थी। कैथरीन किसी काम से उठकर बाथरूम में गई तो मेरे पूछने पर उसने हंसते हुए तस्लीम कर लिया कि 2 रोज़ कबल जब उसने कैथरीन को बताया था कि वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती और ये कि उसके अब्बू अम्मी फौरी तौर पर शादी करने से साफ इनकार कर चुके हैं, तब कैथरीन ने उसे ये तरकीब समझाई थी कि वो शर्मो हया को बालाए ताक रखकर मेरे पास पहुंच जाए और खुले अल्फाज में कह दे कि उसका असली घर यही है। वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मंसूबे पर कई रोज बाद अमल करना था। कल शाम तक उसने सोचा भी ना था कि इतना अहम कदम आज ही उठाना है, लेकिन जो ही उसे मालूम हुआ कि किसी औरत से सरकटी मखलूक ने उसके बच्चे को छीन लिया है, उसने फैसला कर लिया कि वक्त से फ़ायदा उठाया जाए। दिन भर की छुट्टी के बाद जब कैथरीन घर वापस आई और गज़ल ने उसे अपने फैसले से आगाह किया तो उसने ना सिर्फ ये कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई बल्कि दीवार पर चढ़ाने और हमारे घर में उसे उतारने में भरपूर मदद दी। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने बच्चे का हाथ चबाए जाने वाली जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल गलत थी। नहीं, वो कहानी गलत नहीं थी। उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त है। वो बदसूरत गंजी औरत नजर ना आती तो शायद मैं अपने फैसले को मौखर कर देती, क्योंकि घर छोड़ने का तस्वुर बड़ा तकलीफ दे था। सिस्टर ने भी उस औरत को देखा था? नहीं, गज़ल ने नफ़ी में सर हिला दिया। ना उसने देखा ना मैंने बताना मुनासिब समझा। बता देती तो शायद वो डर जाती और मेरी मदद से हाथ खींच लेती। तुम नहीं डरी? मैं तो जानती ही नहीं कि डर किसे कहती हैं, वो बोली। अगर मुझे आपके पास ना आना होता तो चाहे मेरा दूसरा हाथ भी ज़ाया हो जाता, मैं उस मासूम बच्चे के नीम मुर्दा जिस्म को उससे ज़रूर छीन लेती। ये मत कहो कि तुम्हें डर नहीं लगता। पिछले दिनों कई मरतबा अपने खौफ का मुझसे इजहार कर चुकी हो। उस खौफ में और किसी को देखकर खौफजदा हो जाने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का खौफ हुआ करता था कि कहीं कोई आपको मुझसे ना छीन ले। एक बात और बता दो, मैंने कहा।
सिस्टर हाथ का जो पंजा लेकर आई थी, क्या वो उसी बच्चे का था जिसका हाथ नागफनी खा रही थी? मेरे ख्याल में तो उसी बच्चे का होगा, उसने कहा। वैसे वो पंजा बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर सिस्टर को नजर आ गया। मंसूबे में पंजा शामिल नहीं था। इसके बरक्स सिस्टर को वैश्याना अंदाज में चीखते हुए यहाँ ना था, और जो लोग मुझे घर वापस जाने की नसीहत कर रहे थे उनसे कहना था कि गजल के कमरे में एक चुड़ैल बैठी और कह रही है कि गजल को बुला कर लाओ, मुझे उसका खून पीना है। मैं बेख्तियार हंसने लगा। सारा किया धरा कैथरीन का था, और गजल में ये जो थोड़ी बहुत तेजी और चालाकी आ गई थी वो कैथरीन जैसी तजुर्बेकार और जहां दीदा नर्स की बदौलत थी, वरना भोलपन तो अब भी उसके रुएं रुएं से टपकता था। मासूमियत का दूसरा नाम गजल था। अब्बा जी काजी साहब को बुलाने नहीं बल्कि बाद नमाज ज़ोहर आने के लिए कह गए थे। वापसी पर उन्होंने नवाज को भाईजान के पास दौड़ाया। पड़ोस के 2-4 मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ किया। 15-20 शेर छवारे खरीदे। घर आकर गजल के यहाँ से रक्षी को फ़ोन किया कि अपने अम्मी अब्बू को लेकर फ़ौरन पहुँच जाओ, नदीम का गजल से निकाह पढ़ाया जा रहा है। गजल के अब्बू के मुतल्लिक भी कैथरीन को गलतफहमी हुई थी। वो मिठाई लेने नहीं बल्कि बावर्ची के पास 60 आदमियों के खाने का ऑर्डर देने गए थे। गजल की अम्मी पड़ोस की कई औरतों और लड़कियों को दावत दे आई थी, और कुछ लड़कियों की मदद से उन्होंने 10 बजे सुबह ही से हल्का फुल्का जहेज हमारे यहाँ मुंतकिल करना शुरू कर दिया। बहाना ये बनाया था कि गुज़िश्ता रात गजल के अब्बू को दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने इसी शदीद तकलीफ के आलम में नदीम के अब्बा जी को बुलाकर गजल का हाथ उनके हाथ में दे दिया कि आज से ये तुम्हारी बहू ही नहीं बेटी भी है। तबीयत कुछ संभली तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इससे पहले कि दूसरा दौरा पड़े गजल और नदीम की शादी कर दी जाए। सुबह हुई तो अड़ गए कि आज ही निकाह पढ़ा दिया जाए, क्योंकि दूसरे दौरे की कोई मियाद मुकर्रर नहीं। हो सकता है आज ही रात को दौरा पड़ जाए जो जानलेवा साबित हो, और वो बेटी के फर्ज से सुबकदोश हुए बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाए। अब देखो किस तरह हशाश बशाश घूमते फिर रही हैं। कोई कह सकता है कि रात के वक्त इन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। बहाना ऐसा नहीं था कि औरतों को यकीन आ जाता। कुछ ने कहा नेक और शरीफ लड़के सर अपनी हाथ कटी लड़की को मंडने के लिए दिल के दौरे का हीला बनाया गया है, और कुछ ने कहा कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, जिसकी वजह से लड़की को ना माइयों बिठाया गया ना मेहंदी की रस्म अदा की गई। बस अचानक शादी करने का फैसला कर लिया गया। निकाह से कुछ देर कबल इंजीनियर साहब बेपनाह मसरूफियत के बावजूद अपनी बेगम के साथ शिरकत के लिए आए। एकाएकी होने वाली शादी पर वो भी मुतहैयर थे, लेकिन अब्बा जी ने एक तरफ ले जाकर उन्हें सारी बात बता दी कि गजल को अपने घर में नागफनी से खतरा लाहिक हो गया था, और वो जान बचाकर हमारे यहाँ भाग गई थी। और चूंकि किसी तरह भी अपने घर जाने पर राजी नहीं हो रही थी, इसलिए तय किया गया कि नदीम और गजल दोनों को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक कर दिया जाए। रक्षी की अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरने आई तो मैंने पूछा रक्षी क्यों नहीं आई। मंगनी के बाद से आज तक वो कहीं अकेली नहीं गई। उन्होंने कहा हॉस्टल वसीम के पास गई हुई है, उसके साथ ही आएगी। लो दोनों आ गए, बड़ी उम्र है उनकी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। भाईजान और रक्षी मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। यकीन नहीं आया कि वो वही भाईजान हैं जो गुज़िश्ता रात नागफनी जैसी जलील औरत की खातिर जो ना जाने किस बदनसीब लेकिन खूबसूरत लड़की के रूप में उनके पास गई थी। रक्षी जैसी वालिहाना मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़ने पर आमादा थे, लुढ़कपन की उस छोटी सी गलती के अलावा जो उसने मुझसे इजहार मोहब्बत करके की थी। भाईजान ही को हमेशा चाहा था। कम अज़ कम इतनी बात तो मैं पूरे यकीन और एतमाद से कह सकता था कि जब से उन दोनों का रिश्ता तय हुआ था, रक्षी के जहन में भाईजान के सिवा किसी और नौजवान का तस्वुर तक नहीं आया था। उसने अपनी सारी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ भाईजान को बना रखा था। सरगोशी में भाईजान से कुछ कहकर रक्षी अम्मा जी के कमरे में चली गई, जहां दुल्हन को सजाया संवारा जा रहा था। भाईजान मुस्कुराते हुए मेरे पास चले आए। पहले उन्होंने बड़े अदब से रक्षी की अम्मी को सलाम किया, फिर मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाकर बोले, यार कल रात तक तो तुम अच्छे भले थे, रातों रात ये इनकलाब कैसे आ गया। मैं हंसने लगा। सुनो नदीम, अचानक उन्होंने पैंतरा बदल कर कहा, यह शादी नहीं हो सकती। क्या? मैं उछल पड़ा। रक्षी की अम्मी समेत सब लोगों की नजरें भाईजान के चेहरे पर जम गईं। दुल्हा की शादी दुल्हन से और दुल्हन की शादी दुल्हा से होती है। भाईजान बोले, मुझे बताया गया है कि दुल्हन को तैयार किया जा रहा है, जबकि तुम यहाँ बैठे हो। ये शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक तुम बाकायदा दुल्हा नहीं बन जाओगे। कह कहों की गूंज में मुझे जल्दी जल्दी दुल्हा बनाया गया। ढूंढ ढांड कर अब्बा जी की शेरवानी निकाली गई, इस्त्री की गई। मेरे लिए नए कुर्ते पजामे का सूट और फूलों का सेहरा मंगवाया गया। काजी साहब के आते आते मुझे दुल्हा बनाया जा चुका था। मुझे यकीन था कि मैं मौजूदा सज धज में जितना कार्टून मालूम हो रहा हूँ, दुल्हन बनी हुई गजल उतनी ही ज्यादा प्यारी सी जापानी गुड़िया मालूम हो रही होगी।
निकाह का इंतज़ाम खान साहब के घर बड़े कमरे में फ़र्श बिछा कर किया गया। इधर मैंने काजी साहब की हदायत पर 3 मरतबा कबूल किया मैंने कहा, और उधर मुबारकबाद का तांता लग गया। कमोबेश 25-26 मेहमान थे। बारी बारी सबने मुझे मुबारकबाद दी। रक्षी को पता चला कि निकाह हो चुका है तो वो दुल्हन को छोड़कर भागी भागी मुझे मुबारकबाद देने आई। जिंदगी का नया सफ़र मुबारक हो नदीम, उसने कहा। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। असूली तौर पर तो पहले तुम्हारे और भाईजान के सेहरों के फूल खिलना चाहिए थे। क्या करूं, ये दौर ही बेअसूली का है, वो मुंह बनाकर बोली। फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, अरे नदीम, ये लड़की कौन है? ये मैंने अपनी जानिब आती हुई लड़की को फटी फटी नज़रों से देखते हुए कहा, ये फूल है। वो फूल ही थी। स्याही माइल रंगत के बावजूद उसमें ना जाने ऐसी क्या कशिश थी कि जो भी उसे देखता दम बखुद सा होकर रह जाता। उसने दूध जैसा सफ़ेद रेशमी लिबास पहन रखा था। मेहमानों की निगाहें उस पर इस तरह मरकूज होकर रह गईं जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा। फंस गई नदीम, उसने मेरे करीब आकर हंसते हुए कहा। मैंने कहा, यहाँ कैसे पहुंच गईं? तुम तो बम्बई में थीं। तुम्हारे सवालात के जवाब उधार रहे, वो बोली। फिर उसने रक्षी की तरफ इस तरह देखा जैसे कोई कसाब बकरी का जायजा लेता है। तुम रक्षी हो, नदीम के भाई की मंगेतर? उसने पूछा। रक्षी अचानक खौफजदा सी नजर आने लगी। फूल के सवाल पर उसने इस बात में सर हिला दिया और जाने के इरादे से उठ खड़ी हुई। मैं गजल के पास जा रही हूँ, ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, फूल ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, अच्छा नदीम, इजाज़त दो और एक बार फिर मेरी मुबारकबाद कबूल करो। फूल को देखते ही मेरी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। वो मौत की सौदागर थी। जहाँ जाती थी मौत उसके साथ साथ चलती थी। राना की मौत से लेकर गजल का हाथ कटने तक एक तवील फहरिस्त उन लोगों की थी जो किसी न किसी सूरत में उसके जुल्मों सितम का शिकार हो चुके थे, और अब वो भाईजान को तारा बनकर कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचा रही थी ताकि उनके जरिए एक छोटा सा काम करा सके। नवाज की और भाईजान की गुफ्तगू सुनकर मुझे पहले ही यकीन हो गया कि भाईजान नागफनी के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं, लेकिन जब तक फूल को नहीं देखा था ये समझ रहा था कि फूल अपने जिस्म को छोड़कर किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो चुकी है। मेरा ख्याल गलत था। फूल अभी तक अपने उसी जिस्म से निजात हासिल नहीं कर सकी थी जो पुलिस अफसर वारिस के कत्ल के इल्ज़ाम में कराची पुलिस को मतलूब था। लाजमी तौर पर उसने बम्बई में भी ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए होंगे कि वहाँ की पुलिस उसे तलाश करती फिर रही होगी। गोया अपनी तमाम तर हशर सामानी के बावजूद फूल को अपने मौजूदा बदन से छुटकारा हासिल करना था, और इस छोटे से काम के लिए उसने भाईजान को मुंतखिब किया। दूसरे कमरे में खाना लग गया और मैं मेहमानों के साथ वहाँ पहुँचा तो रक्षी के अब्बू नमाज को हटाकर मेरे पास आ बैठे और शादी की मुबारकबाद देखकर सरगोशी में बोले, गहरे सांवले रंग वाली वो लड़की जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था कौन थी? मैंने शायद पहले भी इसे कहीं देखा है। आपने इसकी तस्वीर देखी हैं? मैंने जवाब दिया। अपने उस पारसी दोस्त की एल्बम में जिसका ताल्लुक बम्बई की फिल्मी दुनिया से है। नाना फाटके की एल्बम में? उन्होंने पूछा, और फौरन ही उछल पड़े, फूल, ये वही फूल थी जिसे नाना फाटके ने फिल्म हीरोइन के तौर पर चुना था? जी हाँ, ये वही फूल थी, मगर अब इसने अपना नाम तब्दील करके खुद को तारा कहलवाना शुरू कर दिया है। खुदा की कसम नदीम, वो हाथों को मसलने लगे, अगर ये वही फूल है तो ये तो कातिल है, नाना फाटके की कातिल। ठीक उस दिन जब फिल्म की मुहूर्त होने वाली थी, इसने नाना फाटके को मुतअद्दिद मेहमानों की मौजूदगी में कत्ल कर दिया, और जिस छुरे से कत्ल किया था उसे लहराती हुई बाहर निकलकर गायब हो गई। गजल के अब्बू ने कहा, बातें फिर भी हो सकती हैं इंजीनियर साहब, खाना खाइए और नदीम को भी खिलाइए। रक्षी के अब्बू ने मेरी और अपनी प्लेटों में बिरयानी निकाली। तुम इस लड़की से किस तरह वाकिफ हो? उन्होंने छोटा सा लुकमा मुंह में रखकर पूछा। आपको याद होगा, एक बार मुझे एक पुलिस अफसर को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उसे इसी लड़की ने, जो इसकी बीवी की हैसियत से इसके फ्लैट में रह रही थी, कत्ल किया था। शायद उस अफसर को इसकी हरकत का अंदाजा हो गया था, वजह कुछ भी रही हो। इसने मुझे अफसर का कातिल जाहिर करके पकड़वा दिया। कई रोज की तफ्तीश और पूछगिछ के बाद जब मुझे बेकसूर समझकर छोड़ा गया और पुलिस इसे गिरफ्तार करने पहुंची तो पहरे के बावजूद ये लड़की वहां से फरार हो चुकी थी। इंजीनियर साहब, गजल के अब्बू ने दोबारा शिकायत की, आप ना खुद खा रही हैं ना नदीम को खाने दे रही हैं। दरअसल मेरा पेट पहले ही भरा हुआ है। जुबैरी साहब हाथों को रुमाल से साफ करते हुए खड़े हो गए। आपका फोन किधर है? मुझे एक जरूरी कॉल करना है। खाने के बाद जिस वक्त मुझे गजल के घर से अपने घर, जहां सारी औरतें जमा थी, ले जाया जा रहा था, मैंने पुलिस की एक बड़ी नफरी को आते देखा जिसने मिनटों सेकंडों में पूरे घर को घेरे में ले लिया। मुझे और उन लड़कियों को जो मुझे अंदर लिए जा रही थीं बाहर ही रोक लिया गया। कई कांस्टेबल औरतें घर में घुस गईं।
चंद मिनट बाद वो बाहर आई तो उनके साथ फूल थी, जिसके बाजुओं को कांस्टेबल औरतों ने बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। मेरे करीब से गुजरते हुए फूल एक सानिया के लिए रुकी, मुस्कुराई और इस तरह आंख मारी जैसे कह रही हो हर काम उसकी मंशा और मर्जी के मुताबिक हो रहा है। पुलिस की गाड़ियां चली गईं, फूल उनके साथ रुखसत हो गई तो मुझे अंदर ले जाया गया। लेकिन पुलिस की आमद और फूल की गिरफ्तारी से माहौल इतना परागंदा हो गया था और मेहमान औरतें और लड़कियां इस कदर बददिल हो चुकी थी कि कोई रस्म अदा नहीं की गई। मुझे घर में छोड़कर सबने जल्दी जल्दी वहां से भागना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 खवातीन रह गईं, गजल की अम्मी, रक्षी की अम्मी और कैथरीन। रक्षी कहाँ है? मैंने रक्षी की अम्मी से पूछा। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हारे पास से आते ही घर चली गई। भाईजान भी उसके साथ गई हैं। वसीम तो फर्नीचर की दुकान पर गया हुआ है, गजल की अम्मी ने बताया। निकाह से पहले गया था, अभी तक फर्नीचर लेकर नहीं आया। फर्नीचर की क्या जरूरत थी? मैंने धीमी आवाज में कहा। ये बात इत्मीनान बख्शती कि भाईजान अपनी तारा की आमद और गिरफ्तारी से बेखबर थे। वो मौजूद होते, तारा आती और गिरफ्तार की जाती तो एक नया हंगामा उठ खड़ा होता। बहुत सौ को उनके इश्क का पता चल जाता। मेरी और गजल की शादी बिल्कुल अचानक और बड़ी अफरा तफरी में हुई थी। ताहम गजल के वालिदैन ने दिल खोलकर जहेज दिया। जेवरात के कई सेट थे, 50 से ज्यादा सूट थे, स्टील और चीनी के बर्तनों की भरमार थी, रंगीन टीवी था, 5 बैंड का रेडियो था, फ्रिज था, डीप फ्रीजर था, डबल बेड था, सोफा सेट था, खाने की बड़ी मेज और 6 कुर्सियां और दीगर अला बला के साथ गजल की देखभाल और खिदमत के लिए कैथरीन थी। वो खुद कई रोज तक हर आए गए से ये कहकर अपना तारुफ कराती रही कि मैं तो जहेज में आई हूँ। भाईजान जिस वक्त मिनी ट्रक में जहेज का फर्नीचर लदवा कर घर पहुंचे, रक्षी की अम्मी अब्बू भी वहां से जा चुके थे। उन्होंने जल्दी जल्दी शादी का खाना खाया और ये कहकर चले गए कि उन्हें बहुत जरूरी ऑपरेशन ऑब्जर्व करना है। मुमकिन हो सका तो शाम को, वरना अगले रोज गजल से मिलने और मुंह दिखाई देने आएंगे। शाम को भाईजान तो नहीं आ सके, अलबत्ता रक्षी कार दौड़ाती हुई हमारे यहाँ पहुंच गई। मैं अपने कमरे में गजल के सुनहरी बालों से खेल रहा था। कल तकरीबन उसी वक्त वो छोटी दीवार के दूसरी जानिब खड़ी मुझसे बातें कर रही थी। उस वक्त ना मैंने, ना उसने, न किसी तीसरे शख्स ने सोचा तक था कि अगले रोज हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना है। मुआफ करना गजल, उसने कहा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत मजबूर और परेशान होकर यहाँ आई हूँ। कैसी बातें कर रही हो रक्षी बाजी? गजल संभल कर बैठ गई। मैं तो हमेशा से आपकी मद्दाह हूँ, बताइए आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? कुर्सी खींचो और बैठ जाओ, मैंने कहा, और इत्मीनान और सुकून से अपनी परेशानी का सबब बताओ। वो चंद लम्हों तक सोचती रही, फिर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती हुई कुर्सी पर बैठ गई। नदीम, मैं तुमसे तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती हूँ, लेकिन तुम और गजल एक दूसरे से जुदा नहीं हो। मैं समझती हूँ कि तुम दोनों ही पर एतमाद किया जा सकता है। शुक्रिया रक्षी बाजी, गजल ने कहा। जिन दिनों तुम अस्पताल में थे, रक्षी ने कहना शुरू किया, लाहौर का एक बड़ा मौसीकार जिसे तुम्हारे भाईजान बहुत पसंद करते हैं किसी काम से कराची आया। अगले रोज उसे वापस जाना था। अब्बू की आदत से तो तुम वाकिफ हो, वो उसे रात के खाने और चंद घंटे अहबाब के साथ गुजारने के लिए घर ले आए। मैं ये सोचकर कि तुम्हारे भाईजान उस मौसीकार से मिलकर और उसके फन का मुजाहरा देखकर बहुत खुश होंगे, उन्हें बुलाने के लिए हॉस्टल पहुंच गई। मगर वो हॉस्टल में नहीं थे, उनके कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रक्षी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर गजल के चेहरे पर नजर डालकर बोली, नदीम, अगर मैं ये कहूँ कि तुम अपने आप को इतना नहीं जानते जितना गजल तुम्हें जानती है तो गलत नहीं कहूँगी। हम लड़कियां जब किसी को दिल में बसाती हैं तो कोर्स की किताब की तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसे पढ़ती और समझती हैं। मैंने भी तुम्हारे भाईजान को पढ़ा है, समझा है और दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझसे ज़्यादा उनकी पसंद नापसंद और आदात व तवार से कोई और वाकिफ़ नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अक्सर रातों को वो हॉस्टल के अकब में वाक़ पार्क में जाकर बैठ जाते थे। चुनाचे जब मैंने उनके कमरे पर ताला देखा तो पार्क में चली गई। रक्षी एक बार फिर खामोश हो गई, आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पार्क के दूसरे गेट से तुम्हारे भाईजान एक लड़की के हाथों में हाथ डाले सड़क की तरफ जा रहे थे और इतने खुश नजर आ रहे थे जितने उस रोज थे जब हमारी मंगनी हुई। मेरी आंखों के गिर्द तारीकी छा गई, मैं जहां थी खड़ी रह गई। फिर एक का एक की मुझे होश आया, तकरीबन भागती हुई दूसरे गेट पर पहुंची। तुम्हारे भाईजान उस लड़की के साथ टैक्सी में सवार हो रहे थे। दोनों किसी नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए। मैं पार्क के गेट पर खड़ी आंसू बहाती रही, निगाहों में उस लड़की का चेहरा घूमता रहा जिसने तुम्हारे भाईजान को मुझसे छीन लिया। जानते हो वो लड़की कौन थी? मैंने नफी में सर हिला दिया, हालांकि मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो फूल थी। वो वही लड़की थी जो तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आई थी, रक्षी ने कहा। और मेरे सवाल पर तुमने बताया था कि उसका नाम फूल है। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं उसे फूल ही के नाम से जानता हूँ।
वो लड़की जो मेरे लिए मौत के फरिश्ते से कम नहीं थी, मेरे साथ गजल को भी मुबारकबाद देने आई और उसके देखते ही गजल उससे इस तरह बगलगीर हो गई गोया दो माँ जाई बहनें हों जिनकी अरसा दराज बाद अचानक मुलाकात हुई हो। गजल का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैंने तो उसे आपकी कोई रिश्तेदार या गहरी सहेली समझकर गले से लगा लिया था, मगर मैं ये समझी कि मेरे अलावा सब लोग उससे वाकिफ हैं और चुपके चुपके मेरे खिलाफ महाज बनाया जा चुका है। इस तस्वुर से और उस लड़की की खूंखार आंखों से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैं फौरन घर चली गई। घर जाकर भी सुकून नहीं मिला। यकीन करना, जब से उस लड़की को देखा है यूं लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कोई मेरे दिल को मसल रहा हो। गजल की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। गजल उस लड़की से वाकिफ हो या ना हो, लेकिन नदीम तुम उससे अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे बताओ वो कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है और मेरी छोटी सी दुनिया को किस लिए बर्बाद कर देना चाहती है। गजल ने कहा, रक्षी बाजी, आपके साथ जो पुरकशिश लड़की आई थी उसे तो पुलिस। मैंने जल्दी से गजल के मुंह पर हाथ रख दिया। हाँ, मैं उस लड़की से वाकिफ हूँ, मैंने रक्षी से कहा। इससे पहले कि तुम्हें उसके बारे में बताऊं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि दोबारा फिर कभी तुमने फूल और भाईजान को यकजा देखा? नहीं, दोबारा नहीं देखा। हालांकि मैंने अपने तौर पर तुम्हारे भाईजान की सुराग रसानी भी की। कई शामों को उनके पास हॉस्टल में गई, कई बार उनके साथ घंटों के हिसाब से पार्क में जाकर बैठी, मगर मंगल की किसी शाम को नहीं गई, मैंने दिल ही दिल में कहा। फिर उसे मुखातिब होकर बोला, गोया तुमने फूल को या तो उस रात देखा था जब वो भाईजान के साथ टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही थी, या आज दोपहर के वक्त देखा, दरमियान में वो तुम्हें नजर नहीं आई? नहीं। भाईजान का जवाब तलब किया? नहीं। वो बोली, पहली बार जब मैंने उन दोनों को देखा था उसी वक्त से मेरे जहन में एक अजीब सा खौफ सवार हो गया। एक तलवार थी जो मेरे सर पर लटकने लगी। डरती थी कि मैंने लड़की के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो वो तलवार मुझ पर गिर पड़ेगी। मुझे खौफ था कि अगर उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि वो उस लड़की को चाहते हैं और मुझे सिर्फ इसलिए गवारा किए हुए हैं कि अब्बू उनके तालीमी अखराजात उठा रहे हैं, तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। गजल ने कहा, रक्षीबाजी दुरुस्त कह रही हैं। भाईजान के सामने उस लड़की का जिक्र करके ये अपनी मौत को किस तरह आवाज दे सकती थी? तुम्हारा कहना है कि तुम भाईजान की पसंद नापसंद और आदात व अतवार से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैंने कहा, क्या पार्क वाले उस वाक़े के बाद तुमने उन्हें कुछ बदला हुआ पाया? बहुत ज्यादा। वो दोबारा बसोरने लगी। पहले कोई अच्छी बात कहते थे तो साफ जाहिर होता था कि दिल से कह रही हैं, लेकिन बाद में यूं महसूस होने लगा जैसे जुबान से तो अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन उसमें दिल शरीक नहीं। मैंने उनके कपड़ों में ऐसी खुशबू का भी एहसास किया जिसकी शीशी ना उनके कमरे में है ना मैं लगाने की आदी हूँ। उनके लिबास में मुझे ऐसे बाल मिले जो मेरे नहीं थे, और लिबास ही से मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया कि वो मुझसे बेवफाई के मुर्तकिब हो रही हैं। पहले वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करते थे और मैं उनकी आंखों में डूब कर रह जाती। इसके बरक्स वो मुझसे आंखें चुराने लगे। अब मेरी तरफ देखते हैं तो आंखें चार नहीं करते। उनकी नज़रें मेरे गले पर जमकर रह जाती हैं। खौफ सा महसूस होने लगता है कि शायद वो मेरा गला दबाकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेना चाहते हैं। इसके अलावा पिछले कई हफ्तों से मुझे बड़े भयानक किस्म के ख्वाब भी नजर आने लगे हैं। कभी अपना जनाजा देखती हूँ और कभी ऐसा मालूम होता है जैसे गहरी तारीकी का भयानक अजदहा मुझे निगल रहा है। रक्षी ने भाईजान के लिबास को देखकर जो अंदाजे लगाए थे वो बड़ी हद तक दुरुस्त थे। फूल ने भाईजान को इस बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया था कि वो उसकी खातिर हर नाजायज गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम अंजाम देने पर कमर बस्ता हो चुके थे। जिस वक्त मेरी तुम्हारे भाईजान के साथ मंगनी हो रही थी, रक्षी ने फिर कहा, हमारे कई अजीजों और तुम्हारे कई पड़ोसियों ने अम्मी और अब्बू को बहुत समझाया कि वो इस घर में बेटी की मंगनी ना करें, क्योंकि लड़के का छोटा भाई किसी चुड़ैल के जेर असर है। मगर अब्बू अम्मी ने हंसकर उनके एतराज को मुस्तरद कर दिया। गजल ने तायद में सर हिलाया। मेरे अब्बू अम्मी से भी यही कहा गया था कि यहाँ मंगनी करने से बेहतर है कि अपनी औलाद को किसी अंधे कुएं में फेंको। फिर समुंदर के किनारे वाला वाकया हुआ। रक्षी ने इस तरह कहा जैसे उसने गजल की बात ना सुनी हो। अजीजों, दोस्तों और हमदर्दों ने दोबारा अम्मी अब्बू को मशवरा दिया कि अब भी वक्त है, मंगनी तोड़ दो, तुम्हारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अम्मी अब्बू फिसलने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। अब्बू के सामने तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि भूल कर भी मंगनी तोड़ने के बारे में ना सोचें। हकीकत यह है नदीम कि तुम्हारे भाईजान कितने ही बेवफा क्यों ना हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। क्या अब भी नहीं बताओगे कि वो लड़की कौन है जिसने तुम्हारे भाईजान को मुझसे बदजन कर दिया है? शायद तुम्हें याद हो, किसी ज़माने में मैदान से परे इस मुकाम पर जहाँ कई मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, झोंपड़ियाँ हुआ करती थीं। फूल की पैदाइश वहीं की एक झोंपड़ी में हुई। मैंने बताना शुरू किया। बड़ी हुई तो झोंपड़ियों के रिवाज के मुताबिक उसकी मंगनी वहीं के एक नौजवान से
जिसका नाम दीदार या बेदार था, कर दी गई। फूल शुरू ही से अच्छी लड़की नहीं थी। नौजवान को उसकी हरकतों का इल्म हुआ तो उसने उस पर कातिलाना हमला कर दिया। फूल बच गई, लड़का गिरफ्तार हो गया और तभी से फूल ने पर पुर्जे निकाले। एक पुलिस अफसर से पींगे बढ़ाई, उसे कत्ल करके पुलिस के डर से बंबई भाग गई। वहां अपने आशिक को खत्म करके दोबारा कराची आ गई। मैं नहीं जानता कि उसके और भाईजान के क्या ताल्लुकात रहे हैं। अलबत्ता ये जरूर कह सकता हूँ कि भाईजान तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हें छोड़कर कीचड़ और गलाजत में परवरिश पाने वाली लड़की की तरफ हरगिज मुल्तफित नहीं हो सकते। तुमने जो अंदाजे कायम किए हैं वो बदगुमानी पर मबनी है। लुढ़कपन में जब मुझे एक माहिर नफ्सियात के पास ले जाया गया तो उसने कहा था कि हमारा तखय्युल खुद ही अजीबोगरीब बातें गढ़ देता है और खुद ही उन पर ईमान भी ले आता है। तुमने भाईजान के कपड़ों में जो खुशबू सूंघी या जो बाल देखे या कुछ और देखा, उसको तुम्हारे मुतखय्यला ने दूसरे रूप में पेश कर दिया और तुम नेक परवीन की तरह आंसू बहाने बैठ गई। रक्षी ने गहरी सांस ली। मशरिक की हर लड़की नेक परवीन होती है नदीम। मशरिक की लड़की तो फूल भी है, लेकिन वो तो बदतरीन परवीन है, मैंने हंसकर कहा। अब दोनों हाथों से कलीजा थामकर खुशखबरी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी मुसरत अंगेज खुशखबरी है कि उसे खुशखबरा कहा जाना चाहिए। हाँ गजल, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? यहाँ पुलिस आई थी। पुलिस वालियाँ थीं, गजल ने भोलपन से कहा। पुलिस वाले बाहर खड़े थे। पुलिस वालियों ने आते ही उस लड़की को पकड़ लिया और खींचती हुई बाहर ले गई। क्यों? रक्षी ने पूछा। हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। क्योंकि वह मफरूर कातिल थी। उसने 2 कत्ल किए थे, एक कराची में, दूसरा बंबई में। पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ है? मैंने तुम्हारे अब्बू को सारी बातें बता दी थीं और तुम्हारे अब्बू ने वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस को मुतला कर दिया। तुम्हारे कहने पर उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है जनाब, मैंने फखर से सीना फुलाकर कहा। रक्षी अचानक रोती हुई गजल से चिमट गई। मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ रही थी कि मुझे उजाड़ने और तबाह करने में तुम सब शरीक हो। उसे गिरफ्तार कराकर तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं तमाम जिंदगी फरामोश नहीं कर सकूंगी। गजल ने कहा। रोइए नहीं रक्षी बाजी, वरना मैं भी रो पड़ूंगी और मैं गजल को रोता हुआ नहीं देख सकूंगा, मैंने कहा, और अपना खुशखबरा वापस ले लूंगा। उसने आंसू पहुंचे और हंसने की कोशिश करते हुए गजल के जिस्म को छोड़ दिया और संभल कर बैठ गई। अब क्या होगा? रक्षी ने पूछा। शादियाने बजेंगे, शहनाइयाँ गूंजेंगी, भाईजान दूल्हा बनेंगे, बी रक्षी को दुल्हन बनाया जाएगा और जैसी मेरी और गजल की बनी वैसी भाईजान और बी रक्षी की बनेगी। रक्षी रोना धोना भूल गई, बाकायदा हंसने लगी। मैं तो ये पूछ रही थी कि उस हुराफा का क्या होगा? उसने 2 कत्ल किए हैं, इसलिए उसे 2 मरतबा फांसी दी जाएगी, एक कराची में, दूसरी बार बंबई में। बेचारी, इन लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। वही फूल जो 1 मिनट कबल रक्षी के लिए दुनिया की जलील तरीन लड़की थी, फांसी के तस्वुर पर अचानक बेचारी बन गई। हालांकि वो बेचारी नहीं थी। उसने अच्छी तरह सोच समझकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया था। रक्षी हमारे यहाँ रोती हुई आई थी, गई तो हंसती हुई गई। उसके जाने के बाद कैथरीन गजल से पूछने आई कि किसी काम के सिलसिले में उसकी ज़रूरत तो नहीं है। ऐसे कई काम थे जो गजल अपने एक हाथ से अंजाम नहीं दे सकती थी। गजल ने इनकार में सर हिलाया तो वो मुस्कुराती हुई चली गई। हमने उसे भाईजान का कमरा दे दिया। वो रात ऐसी नहीं थी जिसे सोकर ज़ाया किया जाता। हम दोनों दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे में गुम सारी रात जागते रहे। सुबह हुई और कैथरीन ने आकर गजल का चार्ज ले लिया तो याद आया कि कॉलेज और स्कूल भी जाना है। गुज़िश्ता रोज़ घर के इस खुशगवार हंगामे के बायस, जिसके नतीजे में वो गजल, जिसे कम से कम 4 साल बाद आना था, दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं सुबह के वक्त ना कॉलेज जा सका, ना दोपहर के वक्त स्कूल। इत्तफाकिया छुट्टी की दरख्वास्त भी नहीं भेज सका। नाश्ता हस्बे मामूल गजल के हाथ से आया और ऐसा जोरदार था कि मैंने जिंदगी भर नहीं किया था। अब्बा जी ने कहा कि गजल को भी यहीं बुला लो। गजल अब्बा जी के सामने नाश्ता करते हुए शर्मा रही थी। उसने आने से इनकार किया तो खुद मेरे कमरे में जाकर उसे वो ले आए। वो शर्म से दोहरी होती हुई सर झुकाकर बैठ गई। अब्बा जी ने प्यार से उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। मुझसे शर्मा रही है पगली? अरे मैं तो वही अब्बा जी हूँ जो तुझे कंधे पर बिठाकर टॉफियां दिलाने ले जाता था। गजल के साथ आने वाली कैथरीन ने कहा। खुदावंदे खुदा ने चाहा तो कुछ दिनों बाद इसी तरह गजल के बच्चे को भी टॉफियां दिलाने ले जाएंगे इंशाल्लाह। अब्बा जी ने छोटा सा कहकहा लगाकर कहा, सुम्मा इंशाल्लाह। शर्मो हिजाब के बायस गजल पहले से ज्यादा इतनी झुक गई कि उसका सर चाय की केतली से जा लगा। हमारे यार को भी बुलाओ सिस्टर, अब्बा जी ने कैथरीन से कहा। किसे? दुनिया में एक ही तो हमारा यार है। कैथरीन फिर भी नहीं समझी तो मैंने कहा, अब्बा जी कह रही हैं कि गजल के अब्बू को बुला लो। वो हंसती हुई खान साहब को बुलाने चली गई और पहले से ज्यादा हंसती हुई वापस आई। अम्मी कह रही हैं अब वो आपके यार नहीं रहे, रिश्तेदार बन चुके हैं। उनसे कहो यारी खत्म नहीं हुई और पक्की हो गई है। ये बताओ
हमारा यार आ रहा है या उसे भी पकड़ कर लाना पड़ेगा? वो अलग सुबह ही नाश्ता कर चुके हैं। बेटी का शर्माना तो समझ में आता है, लेकिन वो क्यों शर्मा रहा है? इतनी लंबी दाढ़ी रखकर गजल हंसने लगी। कैथरीन जल्दी से आगे बढ़कर ना पकड़ लेती तो गजल लाजमी तौर पर केतली पर गिर जाती। अब्बा जी खाने की मेज से उठे और छोटी दीवार के पास जाकर बाआवाज़े बुलंद हाँक लगाई, खां साहब आ जाओ यार, क्यों तंग कर रहे हो? दूसरी जानिब से गजल की अम्मी की आवाज़ आई, अभी अभी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने बाजार गए हैं। ठीक है भाभी, अब्बा जी ने कहा, जब तक हमारा यार नहीं आएगा हम भी नाश्ता नहीं करेंगे। इधर अब्बा जी वापिस अपनी कुर्सी पर आकर बैठे और उधर गजल के अब्बू फुंकारते हुए पहुंच गए। तुम तो बाजार गए हुए थे, अब्बा जी ने कहा, खाओ। खान साहब बोले और खाने पर तेजी से टूट पड़े। बिस्मिल्लाह करो बेटी, अब्बा जी ने गजल से कहा। फिर कैथरीन से मुखातिब होकर बोले, तुम नायाब दुल्हन के पास बैठ जाओ, खुद भी खाओ और इसे भी खिलाओ। फिर गजल के अब्बू से मुखातिब हुए, हमारे यहाँ जब कोई लड़की ब्याह कर आती है तो उसे ससुर की तरफ से शायान शान खिताब दिया जाता है। हमने अपनी शहजादी को नायाब दुल्हन का खिताब दिया है। कैसा खिताब है? बक बक किए जाओगे, खाओगे नहीं? खान साहब ने शिकायत की। खा रहा हूँ यार, खा रहा हूँ, बिगड़ो नहीं। अब्बा जी ने खाना शुरू करते हुए कहा, मैंने ज़ेरे लब कहा, नायाब दुल्हन। अच्छा खिताब है, बहुत ही अच्छा। और सर हिलाता हुआ कॉलेज चला गया। रात भर जागने के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में गुज़िश्ता रात की बातें गर्दिश कर रही थीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद अज खुद होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती। तीसरे पीरियड तक पता ही नहीं चला कि क्लासरूम में कौन सा लेक्चरर आया। चौथा पीरियड शुरू होते ही कॉलेज में शोरगुल शुरू हो गया। कॉलेज के बाहर हजारों की तादाद में दूसरे कॉलेजों के तलबा जमा थे और पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुतअद्दिद तलबा कॉलेज में घुस आए, कॉलेज बंद करो, कॉलेज बंद करो। इसी दौरान किसी ने छुट्टी की घंटी बजा दी। लड़कों ने क्लास छोड़कर भागना शुरू कर दिया। ऑफिस के दरवाजे पर हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर अख्तर जाफरी मुतफिक्कर खड़े थे। उन्होंने मुझे सुस्त रफ्तारी से गेट की तरफ जाते देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया। लड़के दीवाने हो रहे हैं, वो बोले, जुलूस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से अपने घर चले जाओ। और कॉलेज का जो तालिब इल्म भी नजर आए उससे भी यही कह दो कि उसे जो तलबा भी मिले वो उन तक मेरा पैगाम पहुंचाकर घर चला जाए। मैं बाहर निकला। अपने एक वाकिफकार को प्रोफेसर जाफरी की हदायत से मुतला करके पूछा कि इस शोरगुल और हंगामे का सबब क्या है। पुलिस के मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने एक ज़ेरे हिरासत लड़की को गोली मारकर ख़त्म कर दिया है। कौन थी वो लड़की? मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं समझता हूँ जुलूस में आधे से ज़्यादा ऐसे तलबा होंगे जो मेरी ही तरह नावाकिफ़ होंगे। एहतजाज करने के लिए वाकफियत की नहीं, बहाने की ज़रूरत होती है। जाफरी साहब के मना करने के बावजूद तुम जुलूस में शिरकत करोगे। प्रिंसिपल को तालीम और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा तलबा के मसाइल में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, उसने कहा। तलबा को अपनी अहमियत जताने और अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के रोज़ रोज़ सुनहरे मौके हासिल नहीं होते। फिर उसने पुलिस हाय हाय का नारा लगाया और भागकर जुलूस में शामिल हो गया। मैंने एक और तालिब इल्म तक जाफरी साहब का पैगाम पहुंचाया। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस हमारी निहत्ती माँ बहनों को अपनी गोलियों का निशाना बनाती रहे और तलबा खामोश तमाशाई बने बैठे रहे? प्रोग्राम क्या है? मैंने पूछा। पहले सारे स्कूल बंद कराएंगे, फिर हमारा पुरअमन जुलूस राह में पड़ने वाले हर थाने पर पथराव करता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर तक जाएगा और मुतालबा करेगा कि लड़की को गोलियों का निशाना बनाने वाले पुलिस के कारिंदों को गिरफ्तार करके शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर फांसी दी जाए। मैंने मजीद किसी तालिब इल्म तक प्रोफेसर जाफरी का पैगाम पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और डर था कि वो मुझे दुश्मन और तकरीबकार करार न दे दें। खामोशी से घर वापस आ गया। गजल कैथरीन के साथ अपनी अम्मी के पास गई हुई थी। अब्बा जी अपना खुश्क दूध और चाय की पत्ती वाली दुकान पर बैठे थे। इतनी जल्दी कैसे आ गए नदीम? उन्होंने पूछा। पुलिस ने किसी लड़की को गोली मारकर हलाक कर दिया है, मैंने बताया। सारे स्कूल और कॉलेज बंद करा के तलबा एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम 1 बजे स्कूल में पढ़ाने भी नहीं जा सकोगे। मेरा ख्याल है उस वक्त तक एहतजाज खत्म हो चुका होगा और शाम की शिफ्ट वाले स्कूल मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। इसी असना में एक बच्चा खुश्क दूध खरीदने आ गया। अब्बा जी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और मैं अपने कमरे में जाकर कुछ देर सोने के लिए लेट गया। यकसुई के लिए मैंने जहेज में मिला हुआ रेडियो हल्की आवाज़ में खोल लिया। रेडियो पर पाकिस्तानी फिल्मों के 2 गाने सुनाए जा रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। तकरीबन 12:30 बजे आंख खुली। रेडियो पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 बजे शाम से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया जा रहा था और उन लोगों को जो दुकानों या दफातर में थे मशवरा दिया जा रहा था कि 4 बजे से पहले पहले अपने घरों में पहुंच जाएं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। रेडियो को चलता हुआ छोड़कर बाहर निकला। अब्बा जी दुकान पर बैठे हुए थे।
और दुकान में बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे खड़े दूध और पत्ती खरीद रहे थे। अब्बा जी मसरूफियत के बायस मेरी तरफ तवज्जो मबजूल नहीं कर सके। गली से निकलकर सड़क पर पहुंचा। मुसाफिरों से भरी हुई बसें आ रही थीं। कुछ बसें तो ऐसी थी जिनके पीछे लोग लटके हुए थे। 2 आदमी बस स्टॉप पर उतरकर मेरी तरफ आ रहे थे। मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ उनसे जा मिला। क्या बात है? मैंने पूछा। कर्फ्यू क्यों लगाया गया है? तुलबा ने कई थानों पर हमला किया था। उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस इस्तेमाल की। कई लड़के जख्मी हुए हैं। सुना है एक लड़का भी मारा गया है। लड़कों की आड़ में शरपसंद बाहर निकल आए हैं। मकानों को लूटा जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है, पूरा शहर सुलग रहा है, फौज तलब कर ली गई है। दूसरे आदमी ने कहा, सारी जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। पुलिस पर नहीं, पहला बोला, उन दरसगाहों पर आयद होती है जहां तुलबा को तशद्दुद की तालीम दी जाती है। दोनों बहस करते हुए आगे बढ़ गए। मैं वापस पलट आया। अब्बा जी की मुख्तसिर सी दुकान के सामने मजमे में कई गुना इजाफा हो गया था। मैदान के पार रहने वाली औरतें भी दूध पत्ती लेने खिंची चली आई थीं। सड़क के दूसरी जानिब आटे वाले की दुकान पर कमोबेश 1 फरलांग लंबी कतार लगी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कई हफ्तों तक खाने की कोई चीज़ दस्तयाब नहीं होगी। मैंने मुनासिब समझा कि गज़ल को अपनी खैर आफियत से मुतला कर दूं। उसे कोई इल्म नहीं था कि मैं जुलूस में शामिल होने की बजाय 11 बजे के लगभग घर चलाया था। और जब उसे मालूम हुआ होगा कि तुलबा पर लाठी चार्ज किया गया है और आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं, उसका नन्हा सा मासूम दिल खौफ से लरज रहा होगा। शर्मो हिजाब के बायस वो जुबान से कुछ नहीं कह रही होगी, लेकिन हालत गैर हो चुकी होगी। गज़ल के घर में पहुंचा तो कैथरीन से मुलाकात हुई। गज़ल गहरी नींद सो रही थी और उसकी अम्मी खानसामा को लेकर सौदा लेने गई थी। गज़ल को इल्म है कि हंगामों के बायस शहर के कई इलाकों में, जिनमें हमारा इलाका भी शामिल है, 4 बजे शाम से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। मैंने कैथरीन से पूछा। नहीं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नायाब दुल्हन तो जब से मैके तशरीफ लाई है घोड़े बेचकर ऐसी सोई है कि गिरदोपेश की कोई खबर ही नहीं। दोपहर के खाने के लिए भी नहीं उठी। मेरा ख्याल है तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। नायाब दुल्हन को जगा दो, तुम दोनों एक साथ खाना खा लेना। गज़ल को सोते हुए देखने और जगाने का तसव्वुर रोमान अंगेज था। मुझे जिंदगी के जिस दौर से गुजरना पड़ा था उसमें सारी तलखियां और परेशानियां सानवी हैसियत इख्तियार कर गईं। बेहदो बेहिसाब मोहब्बत ने सबको दबा दिया। ऐसी अजीबोगरीब तशनगी थी जो कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। सुनो नदीम, मैंने उस कमरे की तरफ जहां गज़ल महवे ख्वाब थी कदम उठाना शुरू किए तो कैथरीन ने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया। डैडी की वो किताबें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें भेजी थी? मदरसे ले गया था। दोबारा वहां जाने का इत्तफाक नहीं हुआ कि किताबें ले आता। अभी तक यहीं पड़ी होंगी। किसी रोज़ मौका मिलेगा तो जाकर ले आऊँगा। उनका मुतालिया किया था, सिर्फ उस किताब को पढ़ सका जो रोमन में थी। दूसरी किताबें इतनी ठीठ इंग्लिश में थीं कि डिक्शनरी की मदद से भी समझ में नहीं आई, और हिंदी की किताबें पढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मदरसे में तुम्हारे दोस्त तो ज़रूर होंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से किसी को फ़ोन कर दो और वो तुम्हारी किताबें यहाँ पहुँचा जाए? यहाँ ज़्यादा काम धाम तो है नहीं, पढ़े पढ़े उन्हीं को पढ़ लिया करूँगी। पूरे मदरसे में मेरा सिर्फ एक दोस्त था, हाफिज़ सैयद अहमद। मेरे ही कमरे में रहता था। मदरसे में फ़ोन करके उस तक अपना पैगाम पहुंचा दूंगा। क्यों ना ये नेक काम आज ही कर लिया जाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा, कर्फ्यू की वजह से ना वो यहाँ आ सकता है ना मैं उसके पास जा सकता हूँ। वैसे तुम मुतमईन रहो, कर्फ्यू से निजात मिलते ही फ़ोन कर दूंगा। कमरे में गज़ल वाकई गहरी नींद सो रही थी। मैं चंद लम्हों तक उसके सरहाने खड़ा हुस्ने ख्वाबीदा से महफूज होता रहा। सोते में वो उतनी ही अच्छी लग रही थी जितनी जागते में मालूम हो रही थी। महवियत उस आस्तीन को देखकर टूटी जो अंदर से बिल्कुल खाली था। दिल पर चोट सी लगी। मैं गज़ल को सब कुछ दे सकता था, लेकिन उसकी महरूमी को दूर नहीं कर सकता था। अगर वो आम लड़कियों की तरह डरपोक और बुज़दिल होती तो रक्षी को बचाने की कोशिश ना करती। बिलाशुबा गज़ल एक अजीम लड़की थी। मैं अपनी खुशबख्ती पर जितना भी नाज़ा होता कम था। अब्बा जी ने उसे नायाब दुल्हन का बिल्कुल सही खिताब दिया था। इतनी खूबसूरत के परी देखे तो शर्मा जाए, और इतनी पुरअज़मत कि चश्मे फलक ने शायद ही किसी ऐसी लड़की को देखा होगा। उस जैसी लड़कियां वाकई नादरो नायाब थीं। मैं बेपनाह क़ीदत व मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उसके पास बैठ गया और उस पर झुककर उसके सुनहरी बाल पूरे चेहरे पर बखेर दिए। उसने आंखें खोलीं, अधखुली आंखों से मेरी तरफ देखा और अगले ही लम्हे हंसती हुई उठ बैठी और मेरे सीने पर सर रख लिया। कॉलेज से कब आए? उसने पूछा। कई घंटे हो गए, मैंने कहा। खुशी की बात यह है कि स्कूल भी नहीं जाऊंगा। शहर में हंगामे हो रहे हैं।
हम दोनों गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक ही घर और एक ही कमरे में रहेंगे। फिर मैंने उसे हंगामों का सबब बताया कि पुलिस ने एक ज़ेरे हिरासत लड़की को गोली मारकर ख़त्म कर दिया है। बहुत ही दिल फरेब और दिलकश जिस्म था उसका। गज़ल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसने बताया कि मरने वाली लड़की का जिस्म दिल फरेब और दिलकश था? वह मुझे शादी की मुबारकबाद देने आई थी और उस वक्त तक मेरे पास बैठी रही जब तक पुलिस की औरतें उसे गिरफ्तार करके नहीं ले गईं। मैं बेख्तियार हंसने लगा। बहुत भोली हो गज़ल, तुम समझ रही हो कि पुलिस ने फूल को गोलियों का निशाना बनाया है? कमोबेश 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिर्फ एक फूल ही ज़ेरे हिरासत नहीं है। उस जैसी ना जाने कितनी लड़कियां पुलिस की तहवील में होंगी और उनमें से कोई एक ख़त्म हुई है। गज़ल भी हंसने लगी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। अगर वो लड़की जिसे आप फूल कह रही हैं मारी जाती तो मुझे इतने हसीन जिस्म के ज़ाया होने का बहुत रंज होता। क्या ख्याल है आपका? मैं तो सिर्फ एक जिस्म को जानता हूँ और मेरा ख्याल है उस जैसा हसीन जिस्म आज तक तख्लीक ही नहीं किया गया। मैंने एक बार फिर उन सुनहरी बालों को बखेर दिया जिन्हें उसने उंगलियों की कंघी से संवार लिया था। राज की बात बताऊं गज़ल? गुज़िश्ता रात रक्षी की ज़ुबानी तुम ये सुन चुकी हो कि भाईजान फूल पर फरीफ्ता हो चुकी हैं और मेरी ज़ुबानी ये भी तुम्हें मालूम हो चुका है कि फूल ने 2 अफराद को कत्ल किया है। लेकिन मसलहत के तहत मैंने रक्षी को ये नहीं बताया कि समुंदर में उस पर कातिलाना हमला करने और तुम्हें बाजू से महरूम कर देने वाली भी फूल ही थी। हरगिज़ नहीं। गज़ल ने मेरे सीने पर रखा हुआ सर उठाया और मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, मैं उस बदसूरत बला को अच्छी तरह पहचानती हूँ क्योंकि स्कूल की तकरीबी इनामात में वापस आते हुए तारीक गली में आपने पहले ही मुझे उसे मुतारिफ करा दिया था। वो नागफनी थी, फूल नहीं थी। फूल और नागफनी 2 अलग अलग हस्तियाँ नहीं हैं। ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं बताई जब वो मुझे मुबारकबाद देने आई थी? उसने शिकायत की। मैं तो उसे इंतकाम लेने के लिए तड़प रही हूँ। हाथ से महरूम होने के बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत है कि उसके सीने पर सवार होकर उसे कम से कम दोनों आंखों से तो महरूम कर सकती हूँ। अब कब आएगी? अब तो पुलिस के कब्जे में है। फांसी नहीं हुई तब भी 6-7 साल की सजा भुगते बगैर नहीं आ सकेगी। गज़ल ने सर को हल्का सा झटका देकर बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए। खुदा की लाठी बेआवाज है, उसने धीमी आवाज में कहा। मालूम तो कीजिए, मुझे यकीन है कि फूल ही को पुलिस ने गोलियों का निशाना बनाया होगा। अचानक वो हंस पड़ी। अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। वो नहीं जानती थी कि कितनी खौफनाक ख्वाहिश का इजहार कर रही है। सारी तफसीलात शाम के अखबारात, रेडियो और टीवी के जरिए मालूम हो गईं। पुलिस के हाथों जो लड़की मारी गई थी वो फूल ही थी। कसूर पुलिस का नहीं था। हुआ ये कि 8-9 बजे सुबह के दरमियान उसे ज़रूरी पूछगिछ के लिए हवालात से निकालकर थानेदार के सामने पेश किया गया। किसी को इल्म नहीं था कि हसीन जिस्म वाली नाजुक सी फूल कितनी खतरनाक है। उसे हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गईं। यूं भी थाने में अंदर और बाहर दर्जनों पुलिसमैन मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बड़े बड़े मुजरिम फरार होने की कोशिश नहीं करते। फूल थानेदार के ऑफिस में मासूम सा चेहरा बनाए दाखिल हुई। अंदर पहुंचते ही उसने कलाबाजी खाई और थानेदार की कमर से लटके हुए पिस्तौल को खींच लिया। इससे पहले कि थानेदार मुजाहमत करता, वो उसके सीने पर गोली दाग चुकी थी। थानेदार के गिरते ही एक कांस्टेबल उसकी तरफ दौड़ा तो फूल ने दूसरी गोली में उसका भेजा उड़ा दिया और इस तरह सीना तानकर खड़ी हो गई जैसे थाने वालों को दावत दे रही हो कि जिसमें हिम्मत हो वो सामने आए। उसके खतरनाक इरादों को भांपकर थाने का अमला सतूनों और दीवारों की आड़ में हो गया। फिर ठीक उस वक्त जब वो थाने के मुहर्रर पर गोली चलाने वाली थी, एक कांस्टेबल ने हिम्मत से काम लेकर अपनी राइफल संभाली और उसके पैरों का निशाना लिया। वो ये समझकर कि उसके सर या सीने का निशाना बनाया गया, जल्दी से बैठ गई। उसी लम्हे राइफल चली और गोली बैठी हुई फूल के हलक के आर पार हो गई। ये था पूरा वाकया। लेकिन जैसा कि कॉलेज के तालिब इल्म ने कहा था कि हक़ाइक़ को कोई नहीं देखता, एहतजाज और खून खराबा करने के लिए बहाने की ज़रूरत होती है। कर्फ्यू के बावजूद पूरे शहर में गोलियां चल रही थीं। थानों में दस्ती बम फेंके जा रहे थे। दुकानें लुट रही थीं। बैंकों, बसों और कारों को नजरे आतिश किया जा रहा था। किसी को उस थानेदार या कांस्टेबल से हमदर्दी नहीं थी जिन्हें एक ऐसी लड़की ने, जिस पर पहले ही कत्ल का इल्ज़ाम था, मौत के घाट उतार दिया। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ शाम के अखबारात में छपने वाले 2 सियासी रहनुमाओं के बयानात थे जिन्होंने तुलबा अवाम के गम गुस्से को हक बजानिब करार दिया। लेकिन शहर में एक नौजवान ऐसा भी था जो हलफ उठाकर कह सकता था कि फूल एक सोचे समझे मंसूबे के साथ अपने आप को कत्ल कराने की नीयत से थाने गई थी। वो नौजवान मेरे अलावा और कोई नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद था कि जिस वक्त उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा था, उसने बड़े मायनेखेज़ अंदाज में मुस्कुराकर मुझे आंख मारी थी और ज़ुबान से कुछ कहने के बावजूद बता दिया था कि वो अपने मौजूदा जिस्म से छुटकारा हासिल करने जा रही है, क्योंकि भाईजान उसका छोटा सा काम अंजाम देने के लिए राज़ी हो चुके थे।
खबरों के मुताबिक जब उसकी टांगों का निशाना लिया गया, वो गलती से सर और सीने को बचाने के लिए बैठ गई, मगर मैं जानता था कि वो जानबूझकर बैठी थी। उसे लंगड़ी हो जाने से ज्यादा अपनी मौत अजीज थी कि उसकी मौत दरअसल नागफनी की आज़ादी थी। वो एक ऐसे जिस्म में कैद होकर रह गई थी जो कई इल्जामात में पुलिस को मतलूब था। इस जिस्म में रहकर वो हस्बे मर्जी गुल छर्रे नहीं उड़ा सकती थी। इसके लिए उसे नए जिस्म की ज़रूरत थी। अब्बा जी खुश थे। दूध की सारी बोरियां खाली हो गई थीं और चाय की सिर्फ इतनी पत्ती बची थी जो उन्होंने घर के इस्तेमाल के लिए बावर्ची खाने में लाकर रख दी। उनकी पूरी कारोबारी ज़िंदगी में कभी इतनी ज़ोरदार बिक्री नहीं हुई थी। चंद घंटों में उन्होंने लगभग 800 रुपये मुनाफा के हासिल कर लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि वो लड़की जिसकी खातिर भाईजान खानदान की इज्जत और आबरू को मिटाने के दरपे थे, एक पुलिस कांस्टेबल की गोली का निशाना बनकर ख़त्म हो चुकी थी। गज़ल और उसके अब्बू अम्मी खुश थे कि एक खौफनाक बला से निजात मिली। रक्षी खुश थी कि उसकी मंगनी टूटते टूटते बची। जुबैरी साहब खुश थे कि उनके बेनाम कॉल पर पुलिस ने फौरी एक्शन ही नहीं लिया। उनके पारसी दोस्त नाना फाटके के कातिल को भी कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। रात के खाने पर खान साहब समेत हम लोग उस खूबसूरत डाइनिंग टेबल पर बैठे जो जहेज में मिली थी। तो खाने के दौरान मैंने गज़ल के अब्बू से पूछा, आपका वाकिफ़कार वो मछेरा जिसके लड़के यहाँ के रेस्तोरानों में मीठे पानी की मछलियाँ सप्लाई करते हैं कहाँ रहता है? मीठे पानी की मछली खाने को दिल चाह रहा है। खान साहब ने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। जी नहीं, मैंने कहा, उससे साधु बेला का पता पूछना है। किस लिए? वो बोले, तुम्हारे अब्बा जी तो कह रहे थे कि अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब्बा जी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, भूल जाओ साधु बेला को, खस कम जहाँ पाक। आप दोनों ने एक ख़ास बात को फरामोश कर दिया है, मैंने कहा। फिर घूमकर गज़ल के अब्बू को मुखातिब किया, क्या आपने नहीं कहा था कि सैर व तफरी और तब्दीली आबो हवा के लिए गज़ल के साथ घूमने चले जाना और साधु बेला ज़रूर जाना कि दरिया के बीच में एक काबिल दीद मंदिर है? ओह, खान साहब ने गहरी सांस ली। अब समझा, मैंने वाकई मशवरा दिया था और अब फिर मशवरा दे रहा हूँ। नदीम बेटे, तुम गज़ल को लेकर साधु बेला ज़रूर जाना। कल पीर है, मेरे ख्याल में तो कल ही चले जाओ ताकि मंगल के रोज़ आसानी से मंदिर में तफरी करने जा सको। गज़ल ने हिम्मत करके धीमी आवाज़ में बाप से कहा, मंदिर में तो पूजा की जाती है, तफरी कौन करता है? निकाह के बाद पहली बार उसने अब्बा जी के सामने ज़ुबान खोली थी। खान साहब ने कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगी। फिर मुझसे मुखातिब हुए, कल जिस वक्त भी कर्फ्यू के औकात में वक्फा दिया जाएगा, गज़ल को लेकर स्टेशन चले जाओ। जब यही नहीं मालूम कि साधु बेला कहाँ है तो स्टेशन जाने से क्या होगा? मैंने पूछा। हाँ, ये बात तो है। खान साहब बोले, गलती तुम्हारे बाप की है, उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मसला तो हल हो गया है, लेकिन साधु बेला का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है। मैं कहीं ना कहीं से ज़रूर मालूम कर लेता। कैथरीन ने पूछा, आप लोग ये मालूम करना चाहते हैं कि साधु बेला नाम का मंदिर कहाँ है? तुम जानती हो? मैंने हाई स्कूल सक्खर में तालीम हासिल की है, उसने जवाब दिया। एक बार हमारी क्लास टीचर हम सबको सक्खर और रोड़ी के दरमियान वाक़े एक मंदिर में पिकनिक के लिए ले गई थी और बताया था कि इसे साधु बेला कहा जाता है। किसी ज़माने में दूर दूर के साधु वहाँ पूजा पाठ के लिए आया करते थे। मंदिर में साधुओं के क़याम के लिए दर्जनों छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। अब्बा जी ने कहा, लो भाई नदीम, तुम्हारी एक मुश्किल तो आसान हो गई, खुदा ने चाहा तो दूसरी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। गज़ल के अब्बू ने कहा। खाने के बाद वो मुझे एक तरफ ले गए। तुम्हें यकीन है कि पुरस्कार साधु गज़ल को हाथ मुहैया कर सकेगा? जी नहीं, मुझे इस किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है, मैंने कहा। मैं तो आपके इरशाद पर अमल कर रहा हूँ। एक बार आप ही ने फरमाया था कि शायद वो साधु कोई ऐसी तरकीब बता दे जिससे हाथ की कमी दूर हो जाए। चाहता हूँ कि आखिरी कोशिश के तौर पर उससे भी मशवरा कर लूँ। कराची के हालात ठीक होते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। वो बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने प्रोग्राम को अगले मंगल तक के लिए मौखर कर दो? मैं उन्हें किस तरह बता सकता था कि एक एक मिनट और एक एक लम्हा कीमती है। नागफनी जिस्म की कैद से आज़ाद हो चुकी है और भाईजान उसके आलाकार बने हुए हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है। नेक काम करने में देर नहीं करनी चाहिए, मैंने उन्हें समझाया। इस वक्त हंगामों की वजह से कॉलेज और स्कूल बंद हैं। शायद बाद में मुझे कराची से बाहर जाने की फुर्सत ना मिले। बेहतर यही है कि इस वक्त जो मोहलत मिली है उससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। अब्बा जी गलियों गलियों में होते हुए मिठाई लेने जा सकते थे तो मैं भी कर्फ्यू के दौरान नवाज के यहाँ जा सकता था। उसका घर सड़क के पार था, कहीं दूर तो नहीं जाना था। भाई नवाज, मैंने उसके कमरे में बैठकर कहा, तुम्हें ये तो मालूम हो ही गया होगा कि वो लड़की जिसने भाईजान को अपना दीवाना बना रखा था पुलिस के हाथों मारी जा चुकी है। नवाज ने खबरें पढ़ी थीं और रेडियो टीवी पर सुनी थी। उसे ये भी मालूम था कि एक लड़की के मारे जाने के बाद शहर में हंगामे फूट पड़े हैं।
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मारी जाने वाली लड़की भाई जान की चहेती थी। जो कुछ कह रहे हो वो बोला, अगर सही है तो खुदा की कसम बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरे ही लम्हे उसका चेहरा लटक गया। वसीम का तो बहुत ही बुरा हाल होगा। कोई इल्म नहीं, मैंने कहा। वैसे मैं समझता हूँ कि भाईजान उन आशिकों में से नहीं है जो महबूब की मौत को जिंदगी भर का गम बना लेते हैं। अव्वल तो उन्हें उस लड़की के मरने का कोई दुख नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो रक्षी की मोहब्बत बहुत जल्द उसका अजाला कर देगी। इधर उधर की गैर जरूरी चंद बातें करने के बाद नवाज की इजाज़त लेकर मैंने रक्षी को फ़ोन किया। रक्षी, जब वो फ़ोन पर आई तो मैंने कहा, कर्फ्यू के बावजूद घर से निकलकर मुझे फ़ोन करने के लिए नवाज के घर आना पड़ा है। मुझे तुमसे ऐसी बात कहना है जो गज़ल के फ़ोन पर नहीं कही जा सकती थी। तुम यकीनन फूल की मौत पर खुश हो रही होगी। हाँ नदीम, उसने जवाब दिया। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। अपनी खुशियों को दायमो कायम रखना चाहती हो तो जो कुछ कहने वाला हूँ उसे गौर से सुनो और मेरी हदायत पर अमल करो। कोई ऐसी बात मत कहना नदीम जिससे मेरी खुशी का खून हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। दरअसल मैं तुम्हारी खुशी को मुस्तकिल और पायदार बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा। तुम्हें याद होगा कई साल पहले जब छोटे मामू की शादी की बात चल रही थी, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर मत आना, तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा लायक है। लेकिन तुम मेरी वाज़ेह हदायत के बावजूद हमारे यहाँ आ गई थी। तुमने मेरा कहना नहीं माना था। मेरे संजीदा लहजे पर रक्षी घबरा सी गई। फिर भी उसने हंसने की कोशिश की। गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हो, वो लुढ़कपन की बात थी। उस वक्त शऊर नहीं था। तबीयत में मुहिम जुई और एडवेंचर पसंदी का मादा था। उस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी को वाकई खतरा लायक था, लेकिन खुशकिस्मती से वो खतरा टल गया। तुम बच गई। रक्षी, सुन रही हो? मौत के साए तुम्हारे सर पर मंडला रहे थे मगर तुम बच गई। हालांकि अपने तौर पर मेरी बात ना मानकर तुमने अपनी हलाकत की पूरी कोशिश कर डाली थी। डराओ नहीं नदीम, आज फिर तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा है, मैंने उसी रौ में कहा। मौत के साए दोबारा तुम्हारे सर पर मंडला रहे हैं। अगले 4 दिन बहुत भारी हैं। मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में गज़ल के साथ कराची से बाहर जा रहा हूँ। वादा करो कि जब तक हम दोनों की वापसी नहीं होगी तुम मेरी हदायत पर पूरा अमल करोगी। खुदा गवाह है रक्षी, जो कुछ कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है। मैं तुम्हें जिंदा और खुशो खुर्रम देखना चाहता हूँ। उसकी लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझे क्या करना होगा? 4 दिन तक, सिर्फ 4 दिन तक, जब तक मैं और गज़ल वापस नहीं आएंगे। तुम भाईजान से नहीं मिलोगी, और मिलोगी तो तन्हाई में नहीं मिलोगी। उनके साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाओगी, और अगर जाओगी तो तन्हा नहीं जाओगी। खूब अच्छी तरह समझ लो, मेरी हदायत पर अमल नहीं किया और भाईजान के साथ चंद लम्हे भी तन्हा गुजारे तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। भाईजान तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये नहीं हो सकता। यही होगा रक्षी, खुदा की कसम यही होगा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। भाईजान की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। सिर्फ 4 दिन की तो बात है। क्या तुम 4 दिन मोहतात रहकर नहीं गुजार सकती? ऐसा करो कि 4 दिन के लिए बीमार पड़ जाओ और सुबह होते ही अपनी 2-4 सहेलियों को तीमारदारी के लिए बुला लो और उनसे कह दो कि वो किसी भी कीमत पर तुम्हें तन्हा ना छोड़ें। ठीक है नदीम, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात माने लेती हूँ। पक्का वादा करो। हाँ, पक्का वादा करती हूँ। भाईजान तुम्हें वरगलाने और धोखा देने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। पूरी कोशिश कर डालेंगे कि तन्हाई में तुम्हारे साथ 2-4 मिनट गुजार सकें। तुमने ज़रा भी कमज़ोरी दिखाई तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हें मरने से नहीं बचा सकेगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ नदीम, गज़ल तक मेरा प्यार पहुँचा देना। रक्षी को फ़ोन करके मैंने आवाज़ देकर नवाज को बुलाया, जो इस वजह से किसी दूसरे कमरे में चला गया था कि मैं आज़ादी के साथ गुफ्तगू कर सकूं। नवाज आ गया तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जिस तरह दुबकता हुआ उसके घर गया था उसी तरह खामोशी से घर वापस चला आया। कमरे में पहुंचा तो कैथरीन और गज़ल हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखकर कैथरीन खड़ी हो गई। नदीम, उसने कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने अचानक एक रात की दुल्हन के साथ साधु बेला जाने का प्रोग्राम क्यों बना लिया है? 1 रात की नहीं, 2 रात की दुल्हन। मेरा हंसने को जी नहीं चाह रहा था मगर मैंने हंसते हुए कहा, हम लोग आज की रात यहीं गुजार कर कल किसी वक्त जाएंगे। उस रात का थोड़ा सा हिस्सा मैंने और गज़ल ने प्यारो मोहब्बत की बातों में गुजारा। ज़्यादा हिस्से में नागफनी की, फूल की, भाईजान की और रक्षी की बातें होती रहीं। मैंने गज़ल को सब कुछ बता दिया। गज़ल ने इंतहाई दिलचस्पी और तवज्जो के साथ मेरी बातें सुनी। आपका ख्याल है कि नागफनी ने जो फूल की शक्ल में थी मुझे दाहिने हाथ से महरूम किया है, जबकि मैंने जिस स्याफाम गंजी औरत को देखा था वो फूल नहीं थी। तुम पर हमला करते वक्त उसने स्याफाम गंजी औरत का भेष बदल लिया होगा, मगर आप तो कह रहे थे कि औरत फूल के जिस्म में मुकैद थी और सिर्फ मौत के बाद ही आज़ादी हासिल कर सकती थी।
मौत से पहले उसके लिए किसी दूसरी शक्ल में जाहिर होना मुमकिन नहीं था। मैंने इस बात पर तो गौर ही नहीं किया था। गजल ने वाकई बड़ी गहरी बात की थी। फूल नागफनी थी तो वो बदसूरत गंजी कौन थी जिसने गजल का हाथ कलम किया? और अगर गजल को बाजू से महरूम करने वाला सफाकाना कारनामा नागफनी ने अंजाम दिया था तो फूल कौन थी? फूल ने तो खुद मुझसे तारीख कब्रिस्तान में नागफनी होने का एतराफ़ किया। एतराफ़ ही नहीं किया था, हाथ और नाक से महरूम शख्स को जो अलिफ लैलवी अलादीन का चचा बनने की कोशिश करते हुए मुझे कब्र में दफन कर देना चाहता था, पलक झपकते में ख़त्म करके अपनी पुरस्कार कुव्वत का मुजाहरा भी किया था। बताइए, गजल ने दोबारा पूछा। फूल और नागफनी एक ही के दो नाम हैं या वो दोनों अलहदा अलहदा वजूद हैं? ये वो मुअम्मा है जो साधु बेला पहुँच कर ही हल हो सकता है। गजल बेख्तियार हंसती हुई मेरी गोद में गिर गई। मुअम्मा साधु बेला पहुँच कर भी हल नहीं हुआ, पहले से ज़्यादा उलझ गया। मैं समझ गया कि गैर मरई ताकतों ने, जिनसे मैं बचपन से बरसरे बेकार था, बिल आखिर मुझे फतह करके मुझ पर अपना तसल्लुत जमा लिया है। अब मैं कभी उनकी गिरफ्त से नहीं निकल सकूंगा। वाक़यात यूं है कि दरिया सिंध के किनारे उस मुकाम से जो मंजिलगाह कहलाता था, कैथरीन ने उस जजीरे तक जाने के लिए जिस पर साधु बेला नामी मंदिर था, मुंह मांगे किराए पर कश्ती ली। कश्तीबान ने दरिया की तुंदो तेज मौजों का मुकाबला करते हुए हमें जजीरे तक पहुंचाया। जिस वक्त हम मंदिर पहुंचे सूरज तुलू हो रहा था। एक शख्स पानी की लुटिया सामने रखे तुलू होते हुए सूरज की पूजा कर रहा था। मंदिर के खुले हुए कुशादा हिस्से में एक मोर रक्स कर रहा था। दो मोर इस तरह खड़े थे जैसे अपनी साथी मोर का रक्स देख रही हों। कैथरीन ने नमस्कार के अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर सूरज के पुजारी से पूछा, महाराज रावण सिंह कहाँ हैं? ये पहली हैरत थी जो मुझे कैथरीन के सवाल पर हुई। खुद मुझे साधु का नाम नहीं मालूम था, लेकिन वो जानती थी कि मैं किससे मिलने आया हूँ। पुजारी के इशारे पर हम तीनों का काफिला आगे बढ़ा। फूलों की क्यारियों और चहचहाती हुई चिड़ियों के गौल से होते हुए हम लोग संगे मरमर के बने हुए चबूतरे पर पहुंचे। चबूतरे पर वही लंबी लंबी जटाओं, बदनुमा दाढ़ी, मूंछों और बैल जैसी खौफनाक आंखों वाला साधु जो मुझे क्लिफ्टन की पहाड़ियों पर मिला था, आलती पालती मारे बैठा था। अचानक मुझे पीछे छोड़कर गजल और कैथरीन तेजी से आगे बढ़ी और साधु के कदमों पर सजदा रेज हो गईं। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। साधु ने हाथ आगे बढ़ाया और गजल के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुमने बहुत दुख उठाए हैं नागफनी, परंतु हमें खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ महबूब मिल गया। मैं पूरी कुव्वत से चीखा और वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरी चीख हलक में घुट कर रह गई थी और संगे मरमर के फर्श ने मेरे पैरों को इस तरह जकड़ लिया था कि ना मैं आगे जा सकता था ना पीछे हट सकता था। साधु ने गजल के सर से हाथ उठाकर कैथरीन के सर पर फेरना शुरू कर दिया। हम तुमसे भी बहुत खुश हैं देवदासी, तुम भी महरूम नहीं रहोगी। नागफनी की तरह तुम्हारे भाग्य भी जागेंगे। गजल और कैथरीन, जिन्हें साधु नागफनी और देवदासी के नामों से मुखातिब कर रहा था, कदमों पर पड़ी उसके कदमों को चूम रही थीं।